तो स्वागत है भाई इस नई वीडियो में। और आज बात करेंगे कि बाज़ार में क्या कुछ हुआ है इन 2-4 दिनों के अंदर। और जैसे कि हमने एचडीएफसी का रिज़ल्ट देखा जिसका इम्पैक्ट हमें देखने को भी मिला। फिर उसके बाद रिलायंस का भी रिज़ल्ट देखा, उसमें भी हमने इम्पैक्ट देखने को मिला। और अभी आईसीआईसीआई बैंक का भी रिज़ल्ट आ चुका है, उसका इम्पैक्ट होगा या क्या होगा, मार्केट के ऊपर क्या असर होगा। आज है 21 तारीख यानी कि संडे का दिन। कल को मंडे मार्केट बंद रहेगी ड्यू टू राम मंदिर। और उसके बाद जो है ट्यूसडे को मार्केट ओपन होगी, तो वो भी देख लेते हैं कि ग्लोबल संकेत क्या दे रहे हैं और अभी तक क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। ठीक है, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे डिटेल से, तो पूरी वीडियो देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो बढ़ते हैं अपने बाज़ार की तरफ। तो पहले थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे मार्केट को, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि मार्केट क्या कुछ करने की कोशिश कर रही है। देखिए, मार्केट में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी। मार्केट ने 22,122 को जो है ऑल टाइम हाई बनाया और फिर वहाँ से गिरावट देखने को मिली मार्केट के अंदर। अब वो कंटिन्यूस गिरावट कहाँ तक देखने को मिली, निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो 21,286 के करीब तक गई मार्केट। और वहाँ से पुश बैक करा मार्केट ने अच्छा खासा फिर अगेन, और 21,700 के करीब तक गई। बट कल के दिन भी हमें गिरावट देखने को मिली थी मार्केट को, यानी कि 20 तारीख को सैटरडे के दिन, जिस दिन हॉलीडे था, बट मार्केट को ओपन करा गया। और मंडे को जो है मार्केट क्लोज रहेगी। तो सैटरडे के दिन हमने 20 तारीख को मार्केट के अंदर एक गिरावट देखी, निफ्टी के अंदर भी। और गिरावट करीबन 21,546 तक देखी। मार्केट सस्टेन करते हुए नजर आई, यानी कि 21,500 को कहीं ना कहीं मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये थी निफ्टी की बात। तो आगे लेवल्स की भी बात करेंगे बाद में, अभी सबसे पहले फिर बैंक निफ्टी पर आ जाते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी, 48,300 से कंटिन्यूस गिरावट देखी हमने 45,400 के करीब तक। मार्केट ने सस्टेन करा और थोड़ा वहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करी 46,200 के करीब, फिर मार्केट ने रिजेक्शन दिया। ठीक है, अभी करंटली जो मार्केट की क्लोजिंग है वो 46,000 के करीब है, यानी कि मार्केट जो है 45,500 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बना रही है। और अभी 46,058 के करीब ट्रेड करते हुए, यानी कि 350 पॉइंट की जो है चढ़ाई होते हुए देखने को मिली थी हमें कल के दिन। वहीं पर अगर सेंसेक्स की बात करूं तो 260 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि 71,423 के करीब। गिफ्ट निफ्टी की बात करेंगे, मार्केट क्लोज थी आज कल के दिन, तो इसमें कुछ ज़्यादा खास इम्पैक्ट देखने को ना मिला। अब उनका जो हमें देखने को मिलेगा वो मंडे के दिन देखने को मिलेगा, ग्लोबल व्यूज़ क्या है क्या नहीं है। बट ओवरऑल कहीं ना कहीं सेंटिमेंट जो है पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर डॉ जोन्स की बात करूँ तो 400 पॉइंट की जो है हमने बढ़त देखने को मिली। बट कहीं ना कहीं हम इस लेवल पे अगर देखें तो एक रिजेक्शन लेवल पे है। अगर मार्केट यहाँ से फूटती है तो शायद और ऊपर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। अगर इसे हम पर डे के हिसाब से देखें तो अगर अमेरिकन बाज़ार की बात करूँ तो अमेरिकन बाज़ार ऑल टाइम हाई पे है अभी करंटली। और अगर यहाँ से ऊपर निकलते कि मुझे लगता है एक रैली देखने को मिल सकती है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, शॉर्ट टर्म में एक रैली जरूर देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर, ये क्या नाम है, डॉ जोन्स के अंदर, अमेरिकी बाज़ार के अंदर। तो अब बात करेंगे यूरोपियन बाज़ार की। कहीं ना कहीं डॉ जोन्स भी अच्छा था और नेस्डेक के अंदर भी एक अच्छी खासी हमने बढ़ोतरी होते हुए देखी करीबन 2% की। और एसपीएक्स भी कहीं ना कहीं 1.5% के करीब जो है ऊपर था। वहीं पर यूरोपियन बाज़ार की बात करेंगे, थोड़ी बहुत ही गिरावट देखने को मिली बट इतनी ज़्यादा नहीं थी। डेक्स में भी, सेस 40 में भी और फुटसी में भी, तीनों के तीनों में जो है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही गिरावट देखने को मिली। अब आ जाते हैं अपने बाज़ार में और बात करेंगे, उससे पहले कुछ न्यूज़ बेस बात करेंगे और फिर बाज़ार को समझने की कोशिश करेंगे वीकली बेसिस के, क्योंकि इस वीक के अंदर अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है और उसमें काफ़ी अच्छा रिजेक्शन भी देखने को मिला। सबसे पहले मैं बात करूँगा एचडीएफसी की यहाँ पर, कि एचडीएफसी के अंदर हमने जो गिरावट देखी है वो ऑलमोस्ट बहुत ही हाई लेवल की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक जो है 1723 तक गया और वहाँ से कंटिन्यूस रिजल्ट आने के बाद करीबन 1468 तक होल्ड करने में कामयाब हुआ है। अब यहाँ पर एक सपोर्ट बन रहा है मार्केट को, ठीक है, एचडीएफसी के अंदर। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक वापस रैली आने की चांसेस है, क्योंकि एचडीएफसी का इतना बैंक खराब रिजल्ट जो है इतना ख़राब नहीं था जितना जितना लोगों ने उस पर रिएक्ट करते हुए नजर आया। ठीक है,
रिलायंस की बात करूँगा, रिलायंस का भी रिजल्ट आया, बट रिलायंस के अंदर हमने इतनी खास गिरावट नहीं देखी। करीबन 1% की गिरावट देखने को फिर भी मिली थी। तो थोड़ा बहुत रिलायंस का जो O2B C वाला बिजनेस था उसमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिला, बट रिटेल जो बिजनेस था उनका, उसमें काफ़ी रिटेल और डिजिटल बिजनेस था, स्पेशली रिलायंस जियो का, उसमें बहुत अच्छी बढ़ोतरी होते हुए देखी है। तो मुझे भी यहाँ से लगता है कि रिलायंस में एक थोड़ी बहुत ही रैली बनने की कोशिश है। रिलायंस, HDFC और अब ICICI की बात कर लेते हैं जिसका रिजल्ट आया। तो हमें कल के दिन रिजल्ट देखने को मिला था मार्केट क्लोजिंग के बाद, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट जो देखने को मिलेगा वो करीबन मार्केट के ट्यूसडे को देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये सारा जितना भी फिगर है ये करोड़ में फिगर है। तो सबसे पहले टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। अगर मैं टोटल इनकम की बात करूं, ईयरली बेसिस पे बात करूं, तो 33,000 करोड़ था। राउंड फिगर लेके चले गए, 33,500 करोड़ था, और इस बार जो आया है वो 42,700 करोड़ के करीब आया। तो अगर ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो इनकम बढ़ते हुए नज़र आई है यहाँ पर, और अच्छी बढ़ोतरी होते हुए नज़र आई है। और अगर क्वार्टरली बेस पे बात करें तो 40,600 करोड़, 40,700 करोड़ था, और अभी 42,800 करोड़ के करीब है। तो क्वार्टरली बेस पे भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, मतलब इनकम देखने को मिल रही है। एक्सपेंडिचर देख लेते हैं, एक्सपेंडिचर कितना हुआ। देखिए, इतना कमाने के लिए कितना खर्च करा गया उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पिछले क्वार्टर की अगर मैं बात करूँ तो 20,200 करोड़ के करीब था, और इस बार जो है 28,000 करोड़ है। तो काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आया। वो तो नॉर्मल सी बात है कि अगर इनकम बढ़ रही है तो एक्सपेंसेस भी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। अगर पिछले क्वार्टर की बात करूँ तो 26,400 करोड़ था, और इस बार 28,000 करोड़ के करीब देखने को मिला, यानी कि 1,500 करोड़ जो है ऊपर देखने को मिला। तो अगर एक्सपेंडिचर 1,500 करोड़ ऊपर हो रहा है, तो वहीं पर अगर प्रॉफिट इनकम की बात करें तो इनकम भी कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो 2,000 करोड़ ऊपर होते हुए नज़र आ रही है। तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो हमें अपना प्रॉफिट मिल जाएगा। तो प्रॉफिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट भी थोड़ा अच्छा देखने को मिल रहा है, ईयरली बेसिस पे काफ़ी अच्छा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे डायरेक्टली। नेट प्रॉफिट को अगर हम देखा जाए तो अगर ईयरली बेसिस पे देखें तो 8,300 करोड़ था, और इस बार जो है 10,271 करोड़ है। तो यानी कि काफ़ी अच्छी, मतलब 2,000 पॉइंट की जो है रैली, 2,000 करोड़ की रैली देखने को मिली नेट प्रॉफिट में। बट अगर क्वार्टरली बेस पे बात करें तो करीबन 10,261 करोड़ और 10,271 करोड़, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ का जो है प्रॉफिट देखने को मिला। ये थी HDFC के। NPA देख लेते हैं, उसके NPA कैसे था, कंटीजेंसीज भी देखेंगे और प्रोविजंस भी देख लेते हैं, ठीक है। प्रोविजंस और कंटीजेंसीज की बात करूँ तो ऑलमोस्ट थोड़ा बढ़ते हुए नज़र आया, तो बट इतना भी खास नहीं बढ़ते हुए नज़र आया। तो उसके लिए अगर प्रोविजंस की बात करें तो रेफर नोट नंबर 3 और 4, तो वो एक बार रेफर कर लेते हैं। नोट नंबर 3 और 4, उसके बेस पे हमें ये पता लग जाएगा कि क्या था वो 3 और 4। उसके जो नोट नंबर 3 और 4 था, तो 3 में ये बताया गया एट December 31 द बैंक होल्ड कंटीजेंसीज ऑफ 13,100 करोड़, और सितंबर 30 एंड मार्च 31 13,000 करोड़, एंड December 31 इस इतना करोड़। तो बेसिकली थ्री का ये बताया गया है, और 4 में क्या बताया गया है, ड्यूरिंग Q3 2024 द बैंक हैज़ मेड अ प्रोविजंस ऑफ 627 अगेंस्ट द इन्वेस्टमेंट एंड ऑल्टरनेटिव फंड। मतलब ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक जो करीबन 627 करोड़ का जो है क्वार्टरली 3 में देखने को मिला था। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया 627 करोड़ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो मैं आपको बता देता हूँ क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अगर कंटीजेंसीज को देखा जाए दोबारा, तो कंटीजेंसीज ये थे हमारे, ठीक है। कहाँ पर हमारे ये प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। तो ये जो 627 करोड़ का जो देखने को मिला है, ठीक है, इस क्वार्टर में, इसमें ये बताया कि वो RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक था जो 31 दिसंबर को करा गया था। तो बेसिकली अगर देखा जाए कंटीजेंसीज पहले से काफ़ी नीचे होते हुए नज़र आई है, कंटीजेंसीज और प्रोविजंस।
और क्वार्टरली बेस पे भी अगर देखा जाए तो क्वार्टरली बेस पे 600 इसमें ऐड हुए तो ऑलमोस्ट सेम रहते हुए नज़र आया। तो कंटीजेंसीज और प्रोविजंस भी काफ़ी अच्छे नज़र देखने को आ गए। तो प्रॉफिट की मैंने आपको बता ही दिया है कि प्रॉफिट नेट प्रॉफिट कितना है। अगर ईयरली बेसिस पे बात करें तो 2000 करोड़ का है और क्वार्टरली बेस पे बात करें तो 10 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट इतना खास नहीं है बट फिर भी ओवरऑल अगर ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट देखने को मिला है। अब एनपीएस की बात करेंगे। एनपीएस को एक काम करते हैं हम, एनपीए की रेशियो को देख लेते हैं, ठीक है। परसेंटेज वाइज देख लेते हैं कि परसेंटेज वाइज कितना बैठ रहा है एनपीएस। तो एनपीए का जो पिछले क्वार्टरली का बेस था वो करीबन 2.48 था। इस बार कम होते हुए नज़र आया एनपीएस, यानी कि 2.30 के करीब है। और अगर क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो और बहुत अच्छा कम होते हुए नज़र आया। तो आईसीआईसी बैंक का मुझे जहाँ तक रिजल्ट देखने को मिला काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स है, ठीक है। टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ को अगर देखा जाए इस बार के, वो करीबन 17,83,000 के करीब देखने को मिला है। 17,83,000 करोड़ के करीब देखने को मिला है। और वहीं पर टोटल एसेट्स की बात अगर मैं करूँ तो 17,83,222 के करीब, यानी कि बैलेंस शीट अच्छी खासी मैच होते हुए नज़र आई है। तो ये थी आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट, जो कि काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। और मुझे लगता है कि मार्केट में एक अच्छा खासा जो बैंक निफ्टी के अंदर आईसीआईसीआई बैंक की जो वेटेज है वो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा इम्पैक्ट दे सकती है, अच्छा मार्केट को थोड़ा बहुत बुलिश कर सकती है। अब आ जाते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी रिजल्ट देखने को मिला और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे कि उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में आता है। तो उसके बेस पे अगर मैं बात करूँ, टोटल इनकम की अगर मैं बात करूँ, तो अगर क्वार्टर ईयरली बेसिस पे बात करी जाए तो करीबन 2,000 करोड़ से ज़्यादा का, 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का, सॉरी 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो है कैपिटल इनकम देखने को मिला है, टोटल इनकम, ठीक है। काफ़ी अच्छा है और क्वार्टरली बेसिस पे भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। वहीं पर अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें, एक्सपेंडिचर भी थोड़ा बढ़ते हुए नज़र आया क्वार्टरली बेस पे भी और ईयरली बेस पे भी, ठीक है। नेट प्रॉफिट की, एक्चुअल नेट प्रॉफिट की बात करें तो अगर पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट हो रहा है इनका, नेट प्रॉफिट हो गया तुम्हारा नेट प्रॉफिट हुआ है करीबन, थोड़ा नेट प्रॉफिट जो है घटते हुए नज़र आया, बट ईयरली बेसिस पे कहीं ना कहीं अच्छा देखने को मिल रहा है, करीबन 10,000 करोड़ का ईयरली बेसिस पे है। बट क्वार्टरली बेस पे बात करें तो थोड़ा बहुत घटते हुए नज़र आ रहा है सितंबर और दिसंबर के बेस पे, ठीक है। और फिर बात करेंगे हम उसके बाद कि एनपीएस का क्या चल रहा है, ठीक है। और एनपीएस में मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, देखा जाए तो रिजल्ट कोई इतना बुरा नहीं है, रिजल्ट अच्छा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का, तो इसका भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे 22 तारीख की, जिसमें जो मार्केट जो है क्लोज रहेगी और उस दिन राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। उस दिन जो है 12 शेयर्स के ऊपर जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है थोड़ी पॉजिटिव हो सकती है। तो रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट ओवर 3 lakhs devotees could visit अयोध्या डेली ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years। मतलब 3 लाख के करीब जो है अयोध्या में विजिट हो सकती है 3 से 4 साल तक, ये एक रिपोर्ट इंडिकेट करती है। तो कुछ शेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि शेयर्स कहाँ पर, कौन से शेयर्स में जो है मुनाफा देखने को मिल सकता है। अब हमें पता है इनॉग्रेशन जो है 22 तारीख को स्टार्ट होगी, यानी कि कल को, और उसका इम्पैक्ट, उसका कुछ स्टॉक्स पे इम्पैक्ट जरूर पड़ सकता है। प्रवेग की एक बात करेंगे, 2005 में कंपनी जो है, ये एक अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है और इसका जो काम है वो टूरिज़्म का है। तो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है कि वहाँ पर उस जगह पे ये जो है एक 18 जनवरी को, जनवरी 18 की भी बात करें तो वहाँ पर स्टॉक में कहीं ना कहीं रैली देखने को मिली थी, इवन आगे भी देखने को मिल सकती है। इंडियन होटल्स एंड ताज जेवीके होटल्स, इनमें भी कहीं ना कहीं एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद IHCUL, ठीक है, इसमें भी कहीं ना कहीं तेज़ी देखने को मिल सकती है। और फिर इंटर ग्लोबल एविगेशंस एंड स्पाइस जेट, क्योंकि लोगों का आना जाना हो रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो IRTC की भी बात करेंगे रेलवे की, वहाँ भी कहीं ना कहीं जो है एक
इनॉग्रेशन होने की वजह से जो ऑपरेट हो रही है ट्रेन्स, तो वहाँ पर भी हमने काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, ठीक है। इरेज माई ट्रिप की भी, तो मतलब बेसिकली जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के जो स्टॉक्स है उन पे काफ़ी अच्छी एक रैली देखने को मिल रही है। और जो होटल्स है, क्योंकि वहाँ पर होटल भी स्टे करेंगे लोग, तो होटल्स में भी जो ऑलमोस्ट एक तरीके से अच्छा देखने को मिल रहा है। आईटीसी के अंदर भी कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जो इनॉग्रेशन के दिन, यानी कि कल राम मंदिर के इनॉग्रेशन के दिन में भी शायद थोड़ा स्टॉक्स ये भाग सकते हैं, यानी कि ट्यूसडे के दिन, ठीक है। अब बजट की बात करेंगे। जो राम मंदिर को जो बनाने के लिए जो बजट का इस्तेमाल करा गया है वो 18,000 करोड़ के करीब है। और कहा जा रहा है कि ये दुनिया अभी तक का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट माना गया है, जिसमें काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट हुई है और टूरिज़्म भी बढ़ा है। फाइव स्टार होटल, 7 स्टार होटल की भी एक वेजिटेरियन होटल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, मतलब दुनिया में कहीं भी नहीं होगा, वो अयोध्या के अंदर खोला जाएगा 7 स्टार होटल, ठीक है। सिर्फ वेजिटेरियन होटल रहेगा वो, खाने पीने का, जिसमें सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध करी जाएगी और वो गवर्नमेंट ऑफ यूपी के अंडर जो है काम करेगा। तो ये थी एक बात अयोध्या को लेके। अब बात करेंगे बजट की। बजट के अंदर भी कुछ चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट देखने को मिली है, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या बजट के दिन जो है कुछ रैलीज हो सकती है और कितना कुछ। थोड़ा देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट फिर भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो जो की पैरामीटर्स है जिन्हें देखना ज़रूरी है बजट के अंदर, वो चीज़ों के बारे में बताया गया। द बजट इज़ कम्पोज ऑफ 3 एलिमेंट्स ऑफ द रेवेन्यू साइड, यानी कि टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू सच एज डिविडेंड एंड इंटरेस्ट एंड डिसइन्वेस्टमेंट। It is initial to evaluate the credibility of tax revenue projection by comparing them to nominal GDP figures. Nominal GDP क्या होती है? Signifies the overall value of all goods and services produced within a specific time frame, usually a quarterly or yearly basis. ठीक है? In contrast, the real GDP adjusts nominal GDP for inflation, offering a gauge of genuine productions growth without distorting effect of inflation. तो ये बेसिकली एक तरीके से ये बताया गया है कि जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, और टैक्सेस किस तरीके के होते हैं, और उनके डिसइन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक तरीके से हेल्थ केयर के जो स्टॉक्स है उनमें कहीं ना कहीं बजट के अंदर एक बढ़ोतरी हो सकती है। ऑन जनवरी 17 द मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया अर्ज अ रिडक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी to 2.5%. They also requested the removal of Add Well Health cess on medical devices in upcoming union budget. तो बेसिकली जो कस्टम ड्यूटी जो 2.5 की थी उसे रिड्यूस करने के लिए बोला गया है, और जो उसके अंदर जो रिमूव करने के लिए चीज़ें थी वो रिक्वेस्ट करी गई है यूनियन बजट की तरफ से, मतलब हेल्थ केयर की तरफ से। तो हेल्थ केयर के जो स्टॉक्स रह गए उनमें भी कहीं ना कहीं बजट में हम कुछ ना कुछ देख सकते हैं। टैक्स पॉलिसीज़ के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंजमेंट्स आ सकती है, गिवन इंडिया थ्राइविंग इकोनॉमी एंड इंक्रीजिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस। It is crucial to tailor tax policy to suit the requirements of both domestic and international taxpayer. तो जो बेसिकली जो टैक्स पेयर्स है उनके लिए जो है थोड़ी बहुत ही चेंजमेंट रह सकती है इस बजट के अंदर, और एक्सपेक्टेशन है कि शायद थोड़ी टैक्सेस की जो पॉलिसीज़ है उन्हें थोड़ा रिड्यूस करा जाएगा ताकि उन्हें देने में दिक्कत ना हो, ठीक है। और फिर कुछ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो है उसके अंदर भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ टू बूस्ट वुमेन लेड डेवलपमेंट। तो एक तरीके से जो है ये बताया गया है कि जो डेवलपमेंट है वुमेन्स का वो भी कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी पैसा खर्च करा जा सकता है, ठीक है, इस बजट के अंदर। और दूसरी बात है बूस्ट कंजम्पशन डिमांड, जो कंजम्पशन की डिमांड है उसे बूस्ट करा जाए और पुश एग्री इकोनॉमी। तो इसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि जो इम्पोर्टेंट सेक्टर रहेगा वो हमारा इधर क्या नाम है इकोनॉमी का, वो एग्रीकल्चर की तरफ भी रहने वाला है, जिसे बूस्ट करने की तरफ से पूरी की पूरी गारंटी मैग्नेरा की तरफ से रहेगी, और वहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट भी कहीं ना कहीं होते हुए नज़र आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद बजट जो है जो
इस बार की जीडीपी को 5.3% यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए बूस्ट बताया गया है 5.3% के करीब। और फिर गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि कंसेशनल टैक्स जो है मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसे भी 15% जो है एक्सटेंड करा जा सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है एक तरीके से जो मार्केट के अंदर बूस्ट हुआ है, बूस्टर्स हुआ है, मार्केट के अंदर एक रैली आई है, उसमें भी थोड़ी बहुत ही करेक्शन बनने की चांसेस है, बट इतनी भी चांसेस नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम अच्छी बात यह है कि इस बार की जो बजट रहने वाली है उस बजट के अंदर स्पेशल चीज़ ये है कि इलेक्शन का टाइम है, तो मे भी शायद बजट जो है थोड़ी अच्छी रह सकती है इस बार की एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, ठीक है। और फिर उसके बाद जो टैक्स इन्वायरमेंट स्टेबल टैक्सेस है उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। होम क्रेडिट इंडिया के जो सीईओ उन्होंने फिजिकल डेफिसिट और रॉबस्ट इकोनॉमिक फ्यूचर के बारे में भी बात करी है, कहाँ पर जहाँ पर ये बताया गया है कि थोड़ा बहुत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और एक्सपेंडिचर इन सब पे जो है इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करा जा सकता है, ठीक है। और एक और बात बता दूं मैं आपको कि हिस्टोरिकल अगर ट्रेंड देखा जाए, ठीक है, बजट के बाद जो है बजट के बाद एक बाउंस बैक देखने को मिलता है, मतलब बजट के दौरान तो नहीं मिलता, बट बजट के बाद जो है एक बाउंस बैक देखने को मिलता है मार्केट के अंदर, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जीडीपी का गोल जो रहेगा वो $10 ट्रिलियन का है इस बार का, $10 ट्रिलियन जीडीपी का गोल रहेगा, तो उसमें भी एक अच्छी खासी हम इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से। और जैसे कि मैंने बताया कि रिज़ल्ट क्या नाम है, कुछ रिज़ल्ट भी आए, जैसे कि एचडीएफसी बैंक के रिज़ल्ट थे, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट थे, बट रिज़ल्ट को मार्केट भा नहीं पाई और थोड़ा बहुत हमने करेक्शन होते हुए देखा मार्केट के अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद है जो एनर्जी सेक्टर के ऊपर भी कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाएगा और एनर्जी सेक्टर को भी बूस्ट करा जाएगा, ठीक है। इसी तरह में इन द ट्रांजेक्टिव एनर्जी, तो मतलब कहीं ना कहीं 30,000 करोड़ रुपए की एनर्जी सेक्टर की तरफ भी ध्यान देते हुए उसमें भी इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। और फिर तुम्हारा जो टैक्सेस है उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। और कुछ जो रेट हाइक्स हुए थे आरबीआई की तरफ से, ये बात भी कही गई है कि जो रेट हाइक्स हुए थे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, उनमें भी कहीं ना कहीं कट देखने को मिल सकता है, मे भी शायद 250 बेसिस के करीब जो है इम्प्लीमेंटेड है, 250 बेसिस रेट हाइक इन, अगर देखा जाए 250 बेसिस पॉइंट जो है 2022 से लेके 2023 के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो मे भी शायद थोड़ा रिडक्शन देखने को मिल सकता है 2024 के अंदर। इन्फ्लेशन कंट्रोल काफ़ी है, तो उसके बेसिस पे थोड़ा मार्क अब दूसरा वेलफेयर सेक्टर हो गया और सोशल सोशल चीज़ें हो गई, इन चीज़ों के अंदर भी कहीं ना कहीं बजट के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। तो बजट की मैंने जहाँ तक आपको बातें बताई है वो ऑलमोस्ट यहीं तक थी। तो अब आ जाते हैं अपने निफ्टी पर और बात को समझेंगे कि निफ्टी के जो लेवल्स है अब हमारे लिए करंट जोन क्या बन सकता है। देखिए, जिस तरीके का अयोध्या के राम मंदिर का इनाग्रेशन हो रहा है और जिस तरीके की वहाँ इन्वेस्टमेंट होगी, मुझे लगता है कि करीबन 1 लाख करोड़ से ऊपर की जो है कहीं ना कहीं मार्केट में एक रैली आ सकती है, ठीक है। तो अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है ट्यूसडे के दिन, मार्केट को सपोर्ट करेगा, आईसीआईसी बैंक भी सपोर्ट करेगा, एशियन पेंट भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आएगा। और जिस तरीके की गिरावट हमने एचडीएफसी बैंक के अंदर देखी है उसमें भी एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और रिलायंस के अंदर भी एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। बेसिकली रिलायंस, एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक के जो रिजल्ट्स है ये कहीं ना कहीं मार्केट को बुलिश करेंगे, और अगर इनमें अप ट्रेंड बनता है तो मुझे पूरा लगता है कि निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी चांसेस रहेगी। बट एक हायर लेवल जो है मार्केट के लिए अभी करंट लेवल की अगर निफ्टी की बात करूँ तो 21,500 के करीब ट्रेड करते हुए नजर आ रहा, तो एक करीबन 100 से 150 पॉइंट की जो है गैप अप ओपनिंग हो सकती है ट्यूसडे के दिन मार्केट के अंदर। अभी उसकी कंफर्मेशन नहीं है, बट फिर भी इतनी चांसेस है कि मार्केट के अंदर 150 से 200 पॉइंट की जो है बढ़ोतरी हो सकती है, गैप अप ओपनिंग हो सकती है। और बैंक निफ्टी की बात करूँ तो 400 से 500 पॉइंट की जो है गैप अप ओपनिंग हो सकती है। तो ये थी आज की बात, और मुझे लगता है कि मार्केट अब थोड़े दिन जो है शॉर्ट टर्म में बुलिश रह सकती है। और कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, 26 जनवरी को भी जो है मार्केट बंद रहेगी, और उसके बाद फिर हमारा जो मतलब इस ट्रेडिंग सेशन की बात करूँ तो 23, 24, 25 सिर्फ 3 दिन जो है इस महीने के अंदर ट्रेडिंग होगी। उसके बाद हमारा जो है
ये मंथली एक्सपायरी भी देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर एक बुलिश ट्रेंड बनने के बाद थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिल सकता है। फिर 1 फरवरी से हमारी बजट स्टार्ट हो जाएगी, बजट की इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो मार्केट के अंदर मुझे लगता है वापस एक रैली कंटिन्यू होते हुए नज़र आ सकती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।